हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अ न्यूज़पेपर ब्रेकडाउन एनालिसिस जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा आर्टिकल है नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने रिसेंटली नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 अप्रूव की है। ये पॉलिसी इंडिया को यूरिया प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए लॉन्च की गई है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि देश में गैस बेस्ड यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए जाएँ ताकि इम्पोर्ट्स जो है वो कम हो और फार्मर्स को टाइम पर फर्टिलाइज़र जो है मिल सके। ये पॉलिसी करंट अफेयर्स के साथ-साथ एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, फूड सिक्योरिटी, सब्सिडी, एनवायरनमेंट और गवर्नेंस सभी टॉपिक्स से लिंक्ड हमको देखने को मिलती है। व्हाई वाज़ दिस पॉलिसी नीडेड? इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? सबसे पहले तो ये देखते हैं। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइज़र कंज्यूमर में से एक है और एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र है, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसका बड़ा सोर्स जो है वो यूरिया है। प्रॉब्लम ये है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिमांड को पूरा नहीं कर पाती, इसलिए रिज़ल्ट होता है कि हर साल इंडिया को बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी में है यूरिया इम्पोर्ट करना पड़ता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में वॉर हो, गैस प्राइसेस बढ़ जाएँ, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए या एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ रिस्ट्रिक्शन लगा दे, तो इंडिया में फर्टिलाइज़र का जो शॉर्टेज है वो देखने को मिल सकता है। इसी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए जो है हमने ये नेशनल पॉलिसी जो है हम लेके आए हैं। ठीक है? इमीडिएट रीज़न बिहाइंड जो है नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया क्या है? इमीडिएट रीज़न क्या थे? तो पॉलिसी के अनाउंसमेंट के पीछे कुछ करंट कंसर्न भी थे, जैसे वेस्ट एशिया क्राइसिस। वेस्ट एशिया दुनिया के इम्पोर्टेंट एनर्जी और फर्टिलाइज़र रीजन में से एक है और अगर वहाँ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो नेचुरल गैस सप्लाई सप्लाई, है ना? फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट, शिपिंग रूट्स सब इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इससे इंडिया के फर्टिलाइज़र इम्पोर्ट्स भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। एल नीनो की बात करें तो एल नीनो की वजह से रेनफॉल इर्रेगुलर हो सकती है। फार्मर अनसर्टेन वेदर जो है कंडीशन में फर्टिलाइज़र का यूज़ बढ़ा देते हैं। रिज़ल्ट होता है कि डिमांड और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तीसरा रीज़न इज़ फर्टिलाइज़र शॉर्टेज फ़ियर। खरीफ सीज़न के दौरान गवर्नमेंट को इंश्योर करना होता है कि फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज ना हो, इसलिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी बन गया है। ओवर यूज़ यूरिया की बात करें तो इंडिया में फार्मर्स सब्सिडाइज़ होने की वजह से जो है फार्मर्स को मोस्टली सब्सिडी पे सामान मिल जाता है। यूरिया काफ़ी सब्सिडी पे मिल जाता है, इस वजह से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये सॉइल फर्टिलिटी को डैमेज करता है और न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस क्रिएट करता है और ग्राउंड वाटर है जो वो भी पॉल्यूट होता है। तो ये कुछ जो है हमको देखने को मिलते हैं रीज़न्स, ठीक है? व्हाट इज़ यूरिया सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रू यूरिया होता क्या है ना? तो इंडिया में तो यूरिया एक नाइट्रोजनस केमिकल फर्टिलाइज़र है। क्या है? एक नाइट्रोजनस केमिकल फर्टिलाइज़र है और ये दुनिया की सबसे वाइडली यूज़्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में से एक है। ठीक है? इसमें लगभग 46% जो है नाइट्रोजन होता है और इसी वजह से सॉलिड जो फर्टिलाइज़र में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ये हमको माना जाता है। देखते हैं हम इसको। व्हाई इज़ नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट? नाइट्रोजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो प्लांट्स को 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन हेल्प करता है फॉर लीफ ग्रोथ, स्टेम ग्रोथ, है ना? ग्रीन कलर, उसके साथ-साथ में प्रोटीन फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस। अगर नाइट्रोजन कम हो जाएगा तो प्लांट येलो हो जाते हैं और जो है ग्रोथ वो स्लो हो जाती है। अब हाउ इज़ यूरिया मैन्युफैक्चर्ड अगर इसकी बात करें तो इंडिया में मॉडर्न यूरिया प्लांट्स मेनली नेचुरल गैस यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस से हाइड्रोजन मिलता है और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बनाया जाता है। अमोनिया से आगे जो प्रोसेसिंग करके यूरिया बनाया जाता है। इसलिए नेचुरल गैस प्राइस जो है वो डायरेक्टली यूरिया प्रोडक्शन कॉस्ट को भी अफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम जो है ये नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया इसकी बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सब चीज़ें हम देखते हैं। व्हाई वाज़ इट नीडेड वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है। द फर्स्ट इज़ सेल्फ रिलायंस ऑफ कोर्स, इम्पोर्ट रिड्यूस करना है ऑफ कोर्स, है ना? इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को नए गैस बेस्ड प्लांट लगाने के लिए अट्रैक्ट करना है ना? उसके साथ-साथ में टाइमली फर्टिलाइज़र अवेलेबिलिटी जो है वो रहे, है ना? फार्मर्स वेलफेयर इज़ ऑल्सो अ रीज़न, स्टेबल सप्लाई इज़ ऑल्सो अ रीज़न, न्यू इन्वेस्टमेंट हमने डिस्कस कर लिया। उसके साथ-साथ में ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग हो, कॉस्ट कैलकुलेशन को क्लियर और ट्रांसपेरेंट बनाना, उसके साथ-साथ में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाना, इंडस्ट्री को प्रेडिक्टेबल रिटर्न देना ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। की फीचर्स क्या है नींबू के हमारे नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया की फीचर्स क्या हैं?
तो गैस बेस्ड यूरिया प्लांट जो है उसकी बात हुई है। गवर्नमेंट नए गैस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को एनकरेज करेगी। गैस बेस्ड प्लांट्स एफिशिएंट होते हैं, क्लीन फ्यूल देते हैं, क्लीनर होते हैं और एनर्जी कंजम्पशन कम करते हैं। सेकंड इज़ सेपरेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। पहले दोनों कॉस्ट को कंबाइंड मैनर में कैलकुलेट किया जाता था। अब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है अलग-अलग कैलकुलेट होंगे। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और जो कॉस्ट मैनिपुलेशन है वो कम होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका क्या मतलब है ना? रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिलेगा। गवर्नमेंट ने मिनिमम रिटर्न कितना लिया है, मैक्सिमम रिटर्न कितना फिक्स किया है और ये एश्योर्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्टिव बनाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रिडक्शन, है ना? प्लांट की फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन से अफेक्ट होती है। पहले होती थी, है ना? अब जो है 4 साल बाद फिक्स्ड कॉस्ट को इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और कन्वर्जन प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट के बेसिस पर होगी। इसका रिजल्ट होगा कि कंपनीज़ को डॉलर एक्सचेंज रेट का रिस्क कम पड़ेगा। इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ यूरिया पॉलिसी, ये थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो यूरिया की पॉलिसी है वो किस तरीके से बदली। तो 2012 गवर्नमेंट ने पहली बार नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अनाउंस की थी। पर्पस था न्यू इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना। 2013 में पॉलिसी कंटिन्यू रही। 2014 में पॉलिसी अमेंड हुई और फ्रेश इन्वेस्टमेंट को और ईज़ी बनाया। 2015 में एक्जिस्टिंग जो 25 गैस बेस्ड प्लांट थे उनके लिए पॉलिसी रिवाइज़ हुई और इस रिविजन के बाद में 20 टू 25 एलएमटी जो एडिशनल प्रोडक्शन है वो एनुअली इंक्रीज़ हुई। 2026 में तो हमने देख ही लिया कि नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 लॉन्च किया है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म जो है और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिए गए हैं। ठीक है? ये सब हमने देखा। अर्लियर पॉलिसीज़ की क्या अचीवमेंट रही? तो 2012 की जो पॉलिसी थी उसके अंदर 6 नए जो हैं यूरिया प्लांट्स लगाए गए। 4 जॉइंट वेंचर कंपनी के थे यानी पीएसयू वाले थे और 2 जो है वो प्राइवेट थे। प्रेज़ेंट इंडिया में 33 ऑपरेशनल यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमको देखने को मिलती हैं, काम कर रही हैं। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज़ 269.42 एलएमटी। ठीक है? यूरिया प्रोडक्शन ट्रेंड की बात करें तो 2014-15 में 225 एलएमटी था, 2023-24 में 314 कुछ एलएमटी हो गया है, 2025-26 में 293 हुआ है। यहाँ पे थोड़ी प्रोडक्शन स्लो देखने को मिलती है हमको, ठीक है? द इंक्रीज़ एंड देन यहाँ पे डिक्रीज़ देखने को मिलता है, ठीक है? व्हाई डज़ इंडिया स्टिल इम्पोर्ट यूरिया? इंडिया अभी भी यूरिया इम्पोर्ट क्यों करता है? तो सबसे बड़ा रीज़न है डिमांड ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। इंडिया की एग्रीकल्चर जो बहुत लार्ज स्केल पर होती है और क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी हाई है। सब्सिडाइज़्ड प्राइस होने की वजह से फार्मर्स जो है वो यूरिया का ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं रह पाती। इंडिया की फर्टिलाइज़र सब्सिडी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट फर्टिलाइज़र्स को फार्मर्स को चीप रेट पर देती है, इसलिए बहुत सब्सिडी दी जाती है। 2025-26 में कुछ कितना 2 करोड़ 17 लाख 281 कुछ थाउज़ेंड आस-पास रुपए थे, 28,000 आस-पास रुपए जो हैं दिए गए थे। यूरिया सब्सिडी काफ़ी दी गई, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स पे दिए गए, है ना? तो ये काफ़ी सारी सब्सिडी जो है गवर्नमेंट देती है। ठीक है। अब यूरिया जो है वो खरीफ क्रॉप में रिक्वायर्ड हमको देखने को मिलता है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट जो है वो 370 एलएमटी थी पहले, अवेलेबिलिटी थी 432 की, है ना? यानी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा स्टॉक अवेलेबल था। इनमें जो है 381.59 एलएमटी जो है वो डीबीटी सिस्टम के थ्रू दिया गया था, मतलब लगभग ही सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के थ्रू दिया गया था। हाउ इज़ ये जो हमारा सब्सिडाइज़्ड यूरिया है वो कैसे बेचा जाता है? तो गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम यूज़ करती है। हर फर्टिलाइज़र रिटेलर के पास में पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है और फार्मर्स अपनी आइडेंटिटी जो है वेरीफ़ाई करते हैं थ्रू आधार जो अपना वोटर आईडी होता है उन सब चीज़ों से, है ना? किसान क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करते हैं, तो वेरिफ़िकेशन के बाद जो है वो सेल रिकॉर्ड हो जाती है और सब्सिडी फर्टिलाइज़र कंपनी से रिलीज़ हो जाती है। ये लीकेज और ब्लैक मार्केटिंग को कम करता है, ठीक है? उसके बाद में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है, ठीक है? तो गवर्नमेंट सिर्फ यूरिया प्रोडक्शन बढ़ाने पर फ़ोकस नहीं कर रही है, वो बैलेंस फर्टिलाइज़र भी प्रमोट कर रही है। इसलिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है प्रमोट किया जा रहा है। जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है इसका मतलब है केमिकल फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो फर्टिलाइज़र तीनों को बैलेंस यूज़ करना। ऑब्जेक्टिव है क्रॉप प्रोडक्शन, है ना? सॉइल फर्टिलिटी, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। नैनो यूरिया क्या चीज़ होती है इसके बारे में भी देख लेते हैं।
गवर्नमेंट ने नैनो यूरिया भी इंट्रोड्यूस की थी। ऑब्जेक्टिव था कि ट्रेडिशनल यूरिया का अल्टरनेटिव जो है प्रोवाइड करना। नैनो यूरिया का क्लेम है कि नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव हो जाती है, लेस क्वांटिटी रिक्वायर्ड रहती है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है। पॉल्यूशन कम होता है, लेकिन फार्मर्स में अडॉप्शन जो है इसका स्लो देखने को मिलता है। ठीक है? रीज़न है कि साइंटिफिक एफिकेसी और फील्ड परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा डिबेट देखने को मिलता है। अब चैलेंज क्या है इंडिया के यूरिया सेक्टर का थोड़ा-सा देखते हैं। तो इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो है यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन अभी भी सफिशिएंट नहीं है। फिस्कल बर्डन काफ़ी देखने को मिलता है, यूरिया का ओवर यूज़ देखने को मिलता है हमको, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म में सॉइल हेल्थ उसकी वजह से इफ़ेक्ट होती है। एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स भी हैं जैसे सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर पॉल्यूशन, नाइट्रेट कंटामिनेशन, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन ये सब देखने को मिलते हैं। एनर्जी डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है, नेचुरल गैस से बनता है ये, है ना? तो ये सब हमको देखने को मिलता है। नींबू के क्या एडवांटेज हो सकते हैं, ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं हम। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना? एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, फार्मर वेलफेयर, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। बट देयर आर सर्टेन कंसर्न्स एज़ वेल जैसे हाई सब्सिडी बर्डन, ओवर यूज़ ऑफ यूरिया, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, गैस डिपेंडेंस, नैनो यूरिया ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है? थोड़ा-सा ना इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेज देख लेते हैं। आर्टिकल 39 बी जो है हमारा डीपीएसपी वो प्रमोट करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज तो ये भी लिंक होता है। आर्टिकल 48 है ये जो है 48 जो है वो डायरेक्टली स्टेट को बोलता है कि वो ऑर्गेनाइज करें एग्रीकल्चर को ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। तो ये भी यहाँ पे अपन को रिलेट होता हुआ दिखता है। जो अपना नीपू है मतलब ये नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 ये सपोर्ट करता है आत्मनिर्भर भारत को भी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी, फूड सिक्योरिटी और एफिशिएंट रिसोर्स यूज़ को भी। इंटरनेशनल लिंकेज की बात करें तो वेस्ट एशिया, ग्लोबल क्राइसिस, रशिया और मिडल ईस्ट ये जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो आई बिलीव वी हैव डन आवर टॉपिक नाउ वी कैन मूव ऑन टू आवर क्वेश्चंस या with reference to national investment policy for urea consider the following statement. It aims to promote investment in new gas based urea manufacturing plants. Yes, it is correct. It introduces a return on equity. हाँ ये भी सही है. It separates a fixed and variable cost for greater जो है transparency. Yes, it is correct. So all the options are correct. Next question is India's national investment policy for urea seeks to strengthen a fertilizer security through domestic production. Discuss its key feature, expected benefits, and the challenges associated with the achieving a balanced and sustainable fertilizer use. तो ये आप लिखकर ट्राई कर सकते हैं. आई होप आपको समझ आया होगा. अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड या कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.